अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आसिया कोसर और आज एक दफ़ा फिर से हम हाजिर हुए हैं बजट और टैक्स के मामले को लेकर। अवाम दोस्त और हमने देखा कि अवाम दोस्त बजट की बात की जाती है, तो वहीं अब हम देख रहे हैं कि टैक्स के हवाले से भी बात की जा रही है कि ताजर दोस्त टैक्स जो है वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। आज हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे पास साथ जो है वो पूरे पाकिस्तान की जो ताजरों की तंजीम है उनके सदर मौजूद हैं और प्लस साथ ही साथ सिंध के पीके की नुमाइंदगी भी हमारे साथ मौजूद है, पंजाब की नुमाइंदगी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तमाम सूबों के जो ताजरान हैं उनके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुख्तसरन हम कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को क्लोज़ करें कि आखिर ये जो ताजरों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है इसका मकसद क्या है, ताजरों को इन टैक्सेस के हवाले से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और जब ताजरों के ऊपर इस किस्म के टैक्स लगाए जाते हैं तो अवाम को कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम ऑल पाकिस्तान ताजर तंजीम के जो सदर हैं काशिफ चौधरी साहब, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आज जो है वो इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इस हवाले से और हुकूमत को ये तंबीह भी की गई और इंदिया भी दिया गया कि अगर इस तरह के टैक्सेस लागू करना बंद ना किए गए तो यकीनी तौर पर ताजर बरादरी की जानिब से कोई स्ट्राइक या इस तरह की स्ट्रेटजी भी अपनाई जा सकती है। तो उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई और ऐसी क्या बात है कि ये जो ताजर दोस्त टैक्स मुतारिफ करवाया जा रहा है इससे उनको इख्तलाफ क्यों है। सर, हम हमेशा देखते हैं कि अमूमी तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से ये तनकीद की जाती है, स्पेशली ताजर बरादरी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट तनकीद करती है ताजर बरादरी के ऊपर कि टैक्स नहीं देते, टैक्स से भागते हैं, टैक्स चोर हैं। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें की जा रही थी। मैं ये चाह रही हूँ कि अवाम ये जान सके कि आखिर ताजर बरादरी को इस टैक्स से इख्तलाफ है क्यों, वजह क्या है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के ख़जाने को लूटने वाले, इस मुल्क को इस नहज पे पहुँचाने वाले, इस मुल्क में महंगाई के ज़िम्मेदार, इस मुल्क में बेरोज़गारी के ज़िम्मेदार, इस मुल्क में बदअमनी और लाकानूनियत के ज़िम्मेदार हुक्मरान और बरसरे इक़्तिदार लोग वो पाकिस्तान के ताजरों को कहते हैं कि वो टैक्स चोर हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये कहने वालों को शर्म करनी चाहिए कि जिनकी दुबई के अंदर 11 अरब डॉलर की जायदादें हैं, जिनके दुनिया के अंदर जजीरे हैं, वो पाकिस्तान का ताजर जो पाकिस्तान की कौमी मईशत को चलाने का ज़रिया भी है, जो लोगों को अपने जेब से रोज़गार भी देता है, जो टैक्स भी देता है, जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में ये तज़हीक का रवैया अख्तियार करते हैं। मैं पाकिस्तान के ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए उनको ख़बरदार करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के ताजरों को टैक्स चोर कहना बंद कर दें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का ताजर टैक्स दे रहा है, टैक्स देना चाहता है। हम 42 किस्म के टैक्स देते हैं और 42 किस्म के टैक्स देते हैं। 21 किस्म के इदारों से NOCs लेकर हमें कारोबार करना पड़ता है। गर्ज 21 इदारे हमें ब्लैकमेल करते हैं और 42 किस्म के टैक्सों के लिए रिश्वत, करप्शन और ब्लैकमेलिंग का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए हम हुकूमत को ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत को चलाने के लिए आपको जो पैसा चाहिए पाकिस्तान का सनतकार और ताजर देने के लिए तैयार है, लेकिन बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से टैक्स लें, टैक्स की शरह को मुनसिफाना करें और ये 42 किस्म के टैक्सेस की बजाय आमदन पे टैक्स नाफिज करें तो हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। ये जो ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर एक धोखा, एक फ्रॉड स्कीम लाई गई है, ये ताजर दोस्त नहीं, ये ताजर दुश्मन स्कीम है। सर, अवाम ये भी जानना चाहती है कि ताजर दुश्मन कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि ये ताजर दोस्त एक स्कीम है जिससे ताजरों को फ़ायदा पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को और ज़्यादा से ज़्यादा ताजरों को नेट जोन में लाया जा सकेगा, जिसके बाद मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग किया जा सकेगा। देखिए, जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात है, हमने हमेशा ये कहा कि बिजली के कमर्शियल मीटर जिन लोगों के हैं, गैस के कमर्शियल मीटर जिन लोगों के हैं, आप उनको रजिस्टर्ड कर दीजिए। हुकूमत उस तरफ तो नहीं आती। ये जो ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर एक धोखा किया जा रहा है, इसके अंदर हुकूमत रजिस्टर्ड करने के बाद कारोबार की जगह की जायदाद की वैल्यू के मुताबिक उसके किराए का तयन खुद करते हुए उसके ऊपर 10% टैक्स लगाकर टैक्स लेना चाहती है। अगर सादा लफ्ज़ों में, अगर एक ताजर जिस किराए की दुकान में कारोबार कर रहा है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया फ़र्ज़ कर ली जाए तो 20 लाख रुपया FBR के फार्मूले के तहत उसका किराया बनेगा और 2 लाख रुपए सालाना उसको उस पर टैक्स देना होगा। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि कभी भी जायदाद की कीमतों या किराए की शरह के साथ टैक्स मशरूत नहीं होता, टैक्स आमदन पर होता है। फिर जो हमारे टैक्स गुजार गुज़िश्ता कई सालों से रिटर्नें फ़ाइल करते हैं, उनको भी इसी स्कीम में आने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिर क्यों, जब वो 40-40 साल से टैक्स फाइल कर रहे हैं तो वो इस स्कीम में क्यों आए।
तीसरी बात यह कि इस स्कीम के अंदर ये बात भी कही जा रही है कि हर महीने उसको टैक्स फाइल करना होगा। इस वक्त लोग बिजली के बिल देने से कासर हैं, गैस के बिल देने से कासर हैं, और टैक्स हमेशा साल के बाद रिटर्न फाइल होती है। क्यों हर महीने गोशवारे फाइल करवाना चाहते हैं? इसलिए कि वो रिश्वत और करप्शन का रास्ता खोलना चाहते हैं। इसलिए हमें इस स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़ी तफसील के साथ FBI को दिए हैं, लेकिन FBI हुक्मरानों को गुमराह कर रहा है और एक ऐसी स्कीम लाना चाहता है जिससे कौमी आमदन में तो कोई इजाफ़ा नहीं होगा, अलबत्ता ब्यूरोक्रेसी के महल्लात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। इसलिए हम चाहते हैं ऐसी स्कीम आए जिससे टैक्स नेट में इजाफ़ा हो, फाइलर की तादाद में इजाफ़ा हो, और सिर्फ तादाद में इजाफ़ा ना हो, उसके नतीजे के अंदर कौमी ख़जाने में पैसा जाए। हम वो स्कीम चाहते हैं। इसलिए हम इस ताजर कुश स्कीम को मुस्तरद करते हैं। और हुकूमतें धोखा और फ्रॉड नहीं करती। कहा जा रहा है 1200 रुपया टैक्स किससे लेना चाहते हैं? वो मोची, वो बेचारा नाई जिसके लिए ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है, जो बिजली गैस के बिल नहीं दे सकता, जो बच्चों के लिए आटा नहीं ख़रीद सकता, जो बिजली के बिलों पे पहले ही 15% इनकम टैक्स दे रहा है। ये 1200 तो उससे लेना चाहते हैं, लेकिन कौम को धोखा देते हैं कि हम 1200 तो मिनिमम देखिए, कौम को धोखा दे रहे हैं ना। ये 1200 नहीं लेना चाहते, ये खून निचोड़ना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया जायदाद की कीमतों और उसके किराए से मशरूत कर रहे हैं। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं, हम ये कह सकते हैं कि एक जाल बिछाया जा रहा है कि 1200 रुपए टैक्स लेंगे ताकि अवाम आए, जब दफ्तर में पहुंच जाए, रजिस्टर्ड हो जाए, तो फिर उसको बताया जाए कि आपका 1200 नहीं 1,20,000 है। ये एक फंदा है जो ताजरों के गले में डाला जा रहा है। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये स्कीम बड़ी साफ और शफाफ है तो जो टैक्स ये लेना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन दे दें। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है क्या टैक्स लेना चाहते हैं। जब भी कोई स्कीम बनती है, जब आप किसी को रजिस्टर्ड करने की बात करते हैं तो उसके खदोखाल वाजे करते हैं कि उसको टैक्स कितना लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, किस शरह से लिया जाएगा। जब वही वाजे ना हो तो फिर कैसे कोई स्कीम में रजिस्टर्ड होगा, उसका नोटिफिकेशन ना हो। इसलिए हुकूमत जो करना चाहती है उसका वाजे नोटिफिकेशन करे और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ काबिल अमल पॉलिसी बनाए, तब ताजर इसको सपोर्ट करेंगे। बसूरत दीगर ताजरों के गले में फंदा हम किसी सूरत नहीं डालने देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या जब ये स्कीम मुतारिफ करवाई गई तो ताजर बरादरी को एतमाद में लिया गया? कोई आप लोगों से मीटिंग की गई, कोई पूछा गया, बताया गया, डिस्कशन की गई कि किस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, जो टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों से किसी किस्म की कोई हुकूमत की जानिब से डिस्कशन हुई है? ये जस्ट एकदम से इम्प्लीमेंटेशन डाल दी कि ये हम निगरान दौरे हुकूमत के अंदर FBI के साथ हमारी इस हवाले से बातचीत हुई और जो स्कीम वो लाना चाह रहे थे हमने उस पर उसी वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में उन्होंने तस्लीम किया कि ये आपके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से ज़ाहिर है वो सारे ऑफिसर्स तब्दील कर दिए गए और फिर इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया और अब लॉन्चिंग के टाइम या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम कोई मुशावरत नहीं की गई। बस वो डंडा चलाना चाहते हैं और डंडे के ज़ोर के ऊपर वो चाहते हैं कि मार्केटों में खौफ व हरास फैलाया जाए और उसके नतीजे में ताजर रद्द अमल पर मजबूर हो। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये एक साजिश है कि इस मुल्क के अंदर एक बदअमनी की फ़िज़ा पैदा की जाए और उसका ज़िम्मेदार ताजरों को ठहराया जाए। इसलिए हमने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसको मुस्तरद भी किया है और साथ हुकूमत को पेशकश की है कि अगर आप टैक्स नेट में इजाफा चाहते हैं तो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, हम आपके साथ तावन के लिए तैयार हैं। लेकिन FBI को मार्केटों के अंदर बदमाशी करने या ताजरों को ब्लैकमेल करने की इजाज़त किसी सूरत में नहीं दे सकते। सर, इस तरह की स्ट्रेटजी से क्या समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी कितनी मुतासर होगी और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी मुतासर होगी? हमने इससे कबल भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर से पैसा इन्वेस्ट होने के लिए बाहर जा रहा है, या तो बैंकों में रखा जा रहा है क्योंकि बैंकों में इस वक्त शरह सूद जो है वो 22% तक पहुँच चुकी है। हालांकि हम माजी की अगर तारीख उठा के देखें तो तारीख में कभी इतने बड़े लेवल पर जो है वो शरह सूद नहीं पहुँचा कि 22% शरह सूद आप दे रहे हैं। तो एक तो इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है मार्केट से और बैंक में सेव कर रहा है और बाकी जो लोग हैं वो वहाँ से पैसा निकाल कर बाहर, स्पेशली अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो दुबई में बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इससे मुतासर होगी और बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा, जिससे अल्टीमेटली ना सिर्फ आवाम को बल्कि मुल्की मैशत को भी नुकसान पहुंचेगा? देखिए, सनतें मुसलसल बंद हो रही हैं, सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो रहे हैं, ताजर अपना कारोबार बंद कर रहे हैं।
ऐसे हालात के अंदर तो ऐसी पॉलिसियों की ज़रूरत है कि जो ताजर दोस्त हों, सरमाया दोस्त हों। और आने वाले बजट के हवाले से भी हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स से नहीं मुशावरत कर रही। आने वाले बजट के अंदर बिजली की कीमतों को कम करना होगा, IPPs के मुआहदों को रिव्यू करना होगा, सोलर सिस्टम के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात की जा रही है इस इबाहम को ख़त्म करना होगा, गैस की कीमतों को कम करना होगा, टैक्सेस की शरह को मुनसिफाना करना होगा, पैदावारी लागत को कम करना होगा, इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना होगा, मईशत के पहिए को चलाने के लिए सरमाया दोस्त पॉलिसियाँ लाना होगी, तब मईशत का पहिया चल सकेगा। बसूरत दीगर अब जो सूरत हाल है कि जिसके पास सरमाया है वो तो बैरून मुल्क जा रहा है, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं वो जब भूख के हाथों, अफलास के हाथों तंग होंगे तो फिर मुल्क में बदअमनी आएगी, लाकानूनीयत आएगी और फिर मुल्क का निज़ाम पुरअमन तरीके से चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। सर कुछ अगर थोड़ी सी बात कर लें हम मौजूदा सूरत हाल की, महंगाई जो है वो हुकूमत की जानिब से कागज़ों में उतार चढ़ाव तो आ रहा है, लेकिन आवाम तक उसके समरात नहीं पहुंच पा रहे। जो महंगाई ऊपर से अगर कम हो भी जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी की वजह से जो है वो आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंच पाता। एक तरफ से महंगाई कम होती है, पेट्रोल की कीमत कम होती है तो बिजली की कीमत इंक्रीज़ हो जाती है, बिजली की कीमत में कोई कमी पेशी आती है तो गैस की कीमत इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इस उतार चढ़ाव के साथ कागज़ों में आवाम को उलझाया जा रहा है और महंगाई वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है। आप समझते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल और बेहतर होगी और महंगाई में कोई कमी आएगी? देखिए, महंगाई में कमी आनी चाहिए। हम पाकिस्तान के ताजर तो इस बात का मुतालबा करते हैं कि महंगाई कम हो, इसलिए कि जब महंगाई कम होती है तो लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ती है, उसके नतीजे के अंदर सेल बढ़ती है, शरह मुनाफा बढ़ती है। लेकिन जुल्म ये है कि यहाँ महंगाई कम नहीं, और महंगाई क्यों कम नहीं होती कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मंडी में कम होती हैं तो उसके असरात आवाम तक मुंतकिल करने की बजाय पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया जाता है। और अब IMF मुतालबा कर रहा है कि पेट्रोल के ऊपर भी 18% GST नाफज किया जाए। तो जब आप टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे, जब आप ड्यूटीज़ बढ़ाते चले जाएंगे तो आवाम तक वो समरात कैसे पहुँचेंगे। इसलिए मैं हुकूमत को कहता हूँ कि हुकूमत बड़े दावे करके आई है तो हुकूमत अपने दावों को अमली जामा पहनाए। और अशियाए खुर्दो नोश पर तो दुनिया के अंदर सब्सिडीज़ दी जाती हैं, अशियाए खुर्दो नोश पर सब्सिडीज़ देना एहसान नहीं होता, वो गरीब का पेट पाला जाता है अमीरों से पैसा लेके। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ये जो अपनी अयाशियाँ हैं, अल्ले तलल्ले हैं, मुफ्त बिजली है, मुफ्त गैस है, सरकार की लाखों गाड़ियाँ हैं, बैरून मुल्क दौरे हैं, गैर ज़रूरी अखराजात हैं, इनको ख़त्म करे और आम आदमी को, आम ताजर को, इस मुल्क के आम शहरी को रिलीफ देने और महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दाम करें। जी, काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आल पाकिस्तान तंजीम ताजरान के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनी तौर पर हुक्मरानों को इस वक्त अपनी अयाशियाँ कम करने की ज़रूरत है, उस तरफ शायद हुक्मरानों का ध्यान नहीं जाता। एक अंदाजे के मुताबिक और एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 36 अरब रुपया सिर्फ हुक्मरानों की और सियासतदानों के प्रोटोकॉल और मराद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे हुक्मरानों की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की अयाशियों का लेवल है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 11 करोड़ से ज़ायद आवाम जो है वो इस वक्त भी गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वहीं हुकूमत जब भी टैक्सेस की बात आती है तो या ताजरों के ऊपर टैक्स डाले जाते हैं या गरीब आवाम के ऊपर जो है वो टैक्सेस का बोझ डाला जाता है। अपनी अयाशियों को कम करने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे साथ इस वक्त पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं शर्जील मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या समझते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से टैक्सेस की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है जिसके ज़रिए तमाम लोगों को टैक्स नेट जोन में भी लाया जाए और एक मुनसफाना जो टैक्स का सिस्टम है वो बनाया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पंजाब की सूरत हाल पर बात करना चाहूँगी कि इस वक्त पंजाब में ताजरों की क्या सूरत हाल है और पंजाब के अंदर बिज़नेस की क्या सूरत हाल है। क्योंकि अगर हम गुर्बत के लेवल की बात करें तो पंजाब कंपैरेटिवली दीगर सूबों से ज़रा बेहतर कंडीशन में है। पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत गुर्बत कम है। सबसे ज़्यादा गुर्बत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती है, लेकिन पंजाब कंपैरेटिवली उसमें गुर्बत कम है। आप क्या समझते हैं कि पंजाब में ताजरों की क्या सूरत हाल है और अवाम को किन सहूलियात की ज़रूरत है जिसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपेयर तो नहीं करना चाहिए कि कोयटा का क्या हाल है और पंजाब का, क्योंकि देखिए ना, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पेट्रोल इस वक्त 273 है और कोयटा में इस वक्त पेट्रोल 175 रुपये मिल रहा है। वहाँ पे बिजली का बिल बहुत ही नॉमिनल सा है और आप पंजाब की हालत देख लें कि बिजली का बिल कितना है। और रहा तजारत का मामला और मईशत का पहिया वैसे ही रुका हुआ है पूरे मुल्क के अंदर।
और सरमायाकारी है नहीं है, सरमायाकार लोग अपने पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर 8-10 करोड़ जिसके पास है वो भी कोशिश कर रहा है मैं इस मुल्क से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि इस मुल्क की पॉलिसीज़ और इस मुल्क के जो टैक्सेस के हालात और जो महंगाई के हालात हैं, लोग तंग आ चुके हैं जी। आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। आप एंकर होते हुए आप जानती हैं कि आपके लिए कितनी मुश्किलात हैं, और यहाँ पे आपके जो सहाफ़ी भाई हैं कितनी मुश्किल वक्त गुजारे हैं। यहाँ पे आपका घर का चूल्हा चलना बहुत मुश्किल हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जब तक ताजरों का पहिया नहीं चलेगा आम तबका सहूलत में नहीं आएगा। क्यों? आपने बात की कि 1200 टैक्स ले रहे हैं, तो इसमें क्या मुश्किल है आपको टैक्स देना? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आज आपसे तय कर लेता हूँ ये पूरे मुल्क का 1200 रुपये टैक्स कर दें, और मैं इनको अपनी मार्केट या पूरे पिंडी के अंदर से 1200 रुपये टैक्स दिलवा दूंगा फी दुकान, अगर एक दुकान भी मैंने शॉर्ट की तो जो मर्ज़ी कर लें। इसका मतलब है कि 1200 टैक्स नहीं है, ये 1200 टैक्स नहीं होता ना, वो लोगों को दिखा के। असल बात यह है कि यहाँ कभी भी ना हमने बिल्कुल इनको कहा ताजर दोस्त स्कीम दो, इन्होंने नाम तो हमारा ले लिया लेकिन टैक्स का निज़ाम अपना दे दिया। इसलिए इनको चाहिए कि अब किसी को दोस्त कहने से, मेरा कोई दुश्मन मुल्क है, मैं उसको दोस्त कहने से मेरा दोस्त तो नहीं बन जाएगा वो। इसलिए स्कीम वो ताजिर दोस्त नहीं है, ये ताजरों के लिए मुश्किल स्कीम है। आसान सादा सी स्कीम होनी चाहिए कि इतने से इतना रुपये आमदन रखने वाला 1000 रुपया, इतने से इतनी आमदन रखने वाला 3000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, एक स्लैब बना दिया जाए। आसानी हो, लोगों को सहूलत हो, सादा सी बात है। टैक्स देना चाहते हैं, हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी जो सी है, मेरा जो घर है वो क्या कहते हैं नाजायज़ हो, वाइट मनी ना होनी चाहिए। आपका मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे जैसे टैक्स दें आपकी आमदन भी वाइट होती जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, आपको फंसाया जाता है। आपको फंसाया जाके गवर्नमेंट के अंदर पैसे खजाने में जमा करवाने से पहले आपकी जेब में पैसे डाले जाते हैं। लिहाजा ऐसा निज़ाम होना चाहिए, साफ़ सुथरा सा निज़ाम होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हुकूमत ऐसी स्ट्रेटजीज क्यों बनाती है जिनमें अभाम होता है, जो क्लियर नहीं होती। अगर 1200 रुपया आप कह रहे हैं जी ताजर दोस्त पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, 1200 रुपया टैक्स, एक आम आदमी है, आप समझदार हैं, आप समझते हैं टैक्स के मामलात को, ये समझते हैं, शायद मैं भी समझ पाऊँगी, लेकिन एक आम आदमी, एक आम दुकानदार जो है, उसे तो इस चीज़ की समझ नहीं है। वो कहेगा चलें ताजर दोस्त एक पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक मुझे 1200 रुपये टैक्स देना और मैं टैक्स जोन में भी आ जाऊँगा और मुल्की मईशत में शायद कोई अपना किरदार अदा कर पाऊँगा। वो चला जाएगा FBR के ऑफिस या जहाँ भी उसे टैक्स पे करना, वो जाएगा, जाके जब रजिस्टर्ड होकर वापस आएगा तो उसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि मेरी इनकम से ज़्यादा तो मेरे ऊपर टैक्स है। हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोगों की सिम्स हमने बंद होते हुए देखी हैं जिनके नाम पर एक फूटी कोड़ी तक नहीं है, साइकिल तक नहीं है, गाड़ी और बंगला तो छोड़े, उनकी सिम्स भी FBR ने बंद बड़े आसान से जुमले में वजाहत करूँगा। अगर आप ये हमारा बड़ा ताजर ले लें और एक ब्यूरोक्रेसी का छोटा ब्यूरोक्रेट ले लें, आप उनका लाइफस्टाइल देख लें। दोनों को जब लाइफस्टाइल देखेंगे कि एक 3 लाख रुपया वो क्या कहते हैं तनख्वाह लेने वाला जो दरमियाना ब्यूरोक्रेट होगा और एक हमारा बड़ा ताजर होगा, उसकी ज़िंदगी में फ़र्क कितना नज़र आएगा, वहीं से आपको पता लगेगा इबाम पॉलिसीज़ में क्यों होता है। अगर पॉलिसीज़ में इबाम ना हो तो सीधा पैसा ख़जाने में जाता है, जैसा पॉलिसी में इबाम आता है पैसा जेब में जाता है। वो ये जो चीज़ें अगर इबाम में ना रखी जाए तो हमारा मुल्क तरक्की ना कर जाए। आज क्या ताजर मुल्क चला रहे हैं भाई, ब्यूरोक्रेसी मुल्क चला रही है, हुक्मरान मुल्क चला रहे हैं। आपसे मुल्क चला नहीं जा रहा, आपसे मुल्क नहीं चलता, ताजरों के हवाले करें, दे तमाम ताजर तंजीमों को दे दें, हम मुल्क आपको चला के दिखाते हैं। हम आप जितना टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं, अगर हम 10,000 गुना ज़्यादा टैक्स ना इकट्ठा करें, आप बताना क्यों? कि आप बड़ी बड़ी माफिया जो सी हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, मेरी जी बहुत बड़ी मिल है जी, क्या होता है वहाँ पे 100 टैक्स में टैक्स वाले गुजरते हैं, नॉन टैक्सेबल गुजरते हैं और आपके 10 टैक्स लगता है आपका, उनका सेल टैक्स आपका वो शामिल होते हैं। 100 टैक्स आपके 100 ट्रक जो निकलते हैं वो नॉन सेल टैक्स होकर निकल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी वो ड्राई पोर्ट में देख लें, बहुत सा माल बगैर टैक्स का निकल जाता है, हाँ बहुत से कम माल पर टैक्स लगाते हैं आप। इस तरह आप बंदरगाह पे चले जाएँ। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप हुक्मरान नहीं कर सक रहे तो हमें दें, हमारे हवाले करें, हम देखें आपके मुल्क का कर्जा कैसे उतारते हैं। हमें कर्जा उतारना आता है क्योंकि हम ताजर हैं, हमें बिजनेस करना अगर आता है। अगर हम घर का खर्चा सही तरह चला रहे हैं तो अपना मुल्क भी सही चला लेंगे। अगर आपसे मुल्क नहीं चलता तो हमें बताएं, हम आगे मुल्क चलाते हैं अपना। सर बजट भी पेश होने जा रहा है, 5 जून को जो है वो अब बजट पेश होगा। क्या समझते हैं कि आने वाला बजट जो है क्या वो अवाम दोस्त और ताजर दोस्त बजट होगा या फिर अवाम के ऊपर कोई महंगाई का बम गिराया जाएगा, फिर किसी नई पॉलिसी, नई किसी उलझन में अवाम को उलझाया जाएगा और यही महंगाई होगी, यही अवाम होगी और यही गुर्बत होगी और यही सब कुछ चलेगा? आज से जब मैंने होश संभाली ना तो
ताजर और अवाम दोस्त बजट आना शुरू हुआ था, और आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है और ताजर दोस्त और अवाम दोस्त ही बजट आ रहे ये हैं। वैसे ही है जैसे आप मुल्क एक ये- नाजुक मतलब सूरत-ए-हाल आप से ये देखिए गुजर कि रहा है। अलमिया है, खुदा का वास्ता है, अब तो बिल्कुल ही फारिग हो गई। और मेरा ना सोचो और गरीब आवाम का सोचो, ही आम आदमी का सोचो, मर गया है, दाल रोटी नहीं है उसके पास खाने को, उसके बाद दवाई के लिए पैसा नहीं है। आज रोटी नहीं खा रहा बंदा, वो कह रहा नहीं मेरी दवाई के लिए पैसा बच जाए, मुझे आज दवाई पहले आ गई है, रोटी बाद में आ गई है। बस कर दें, बहुत लूट लिया मुल्क को, इतना लूटा, किसी की कहाँ जायदाद है, किसी का कहाँ आइलैंड है, और यार बस कर दो। अच्छा ऐसा करते हैं, ये 5 साल आवाम को दे दो यार, ये कहो जी 5 साल आवाम खाए जी, आज आवाम खाए और कुछ तुम्हें दुआएं तो मिले ना। अल्लाह की कसम आपका ना ख़त्म हो खर्चा, जो मर्जी क्या देना, आवाम को खुश करके देख लो। आप कहते हो हमारे पास रेकोडेक है, आप कहते हो हमारे पास पिंक सॉल्ट है, आप कहते हो हमारे पास तांबा है, आप कहते हो हमारे पास लोहा है। वो किधर गया तुम्हारा तांबा लोहा तो सारा कुछ पिंक, लेकर वो- तो किधर गया भाई? इसको इस्तेमाल करो, इसको रोज़गार में लाओ, इसको जो है ना आप इसको वो क्या कहते हैं मईशत का पहिया चलाओ आप। हम चाहते हैं, अल्लाह की कसम हम चाहते हैं ताजर टैक्स दे, ये सारे नुमाइंदे चाहते हैं ताजर टैक्स दे, और आप लेना ही नहीं चाह रहे हो। हम टैक्स देना चाह रहे हैं, हम कहते हैं 60-70 लाख ताजर है, इसको टैक्स नेट में लाओ, और सिमें बंद करने से टैक्स नेट में नहीं आएगा। और इनको को प्यार करो, इनके साथ इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, को आप हमारी मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आप हमारे लिए वो हैं जो हमारा मुल्क चलता है आपकी वजह से। आप ऐसे में सर्दी छोटा ताजर अगर नहीं होगा हमारा मुल्क नहीं चलेगा। देखो हम टैक्स कैसे नहीं देते, हमें इज्जत से बुलाओ तो सही ना, ठीक है। आप क्या, हम जाते हैं गवर्नमेंट का अस्पताल में तो कहते तू कौन आया भाई, वो कहता जी मैं तो आया हूँ जी डॉक्टर साहब, वो कहता जी मैं तो आया हूँ पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं जी DPO हूँ, मैं CPO हूँ, मैं कमिश्नर हूँ। और जो टैक्स देने वाला है आवाम, जो असल आपको टैक्स देती है, जिस पर मुल्क चल रहा है, तो वो कहते हैं तू किधर आया भाई, ऐसा तो नहीं चलेगा ना मुल्क कि तू किधर आया है। उसके लिए भी आपको अलहदा रोज़ होनी चाहिए कि ये हमारा टैक्स पेयर है, इसकी इज्जत होनी चाहिए। जब आपको उसको ऑनर दोगे, वो अगर 20,000 टैक्स दे रहा है वो आपको 40,000 देने के लिए तैयार होगा। आप क्या दे रहे हो उसको सहूलतें, आप टैक्स तो आपको दे रहा है, आपको आपके गवर्नमेंट के अस्पताल में उसको सहूलत हासिल नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, अपनी जेबें वहाँ भी कटवाता है। वो डकैती होती ताजरों की होती है, ठीक है ना जी। और ये चीज़ें सारी मिल के ना, हाँ ताजरों का बच्चा गलती से पढ़ जाए, गलती से पढ़ ही गया, ठीक है जी, तो नौकरी नहीं है इस मुल्क के अंदर। उसको बेचारे को ना पढ़ाई, अगर वो MA पढ़ गया ना, वो दुकान जोगा रहा तो ना पढ़ाई जोगा रहा, क्योंकि नौकरी नहीं है, दुकान पे वो आ नहीं सकता क्योंकि उनका मिजाज ही नहीं रहा। थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे जो बेसिकली अब शरह सूद के हवाले से 22% शरह सूद इस वक्त बैंक के अंदर मुकर्रर किया गया। एक बंदा फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने बैंक से लोन लिया है, तो आपको 22% उसके ऊपर सूद पे करना है बैंक को। तो लोग प्रेफर करते हैं कि बजाय इससे कि बैंक से पैसे लेके 22% टैक्स पे करें, फिर मजदूरों को भी दें, फिर बिजनेस सेटअप स्टार्ट करें और उसमें से कुछ कमाएं, और जो कि कुछ बचना भी नहीं है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो बजाय इसके कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, वही पैसा बैंक में रख दें, आराम सुकून से 22% आता रहेगा और बैठकर खाते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि इससे बिजनेस तबाह हो रहा है, इससे मईशत तबाह हो रही है, इससे कारोबार तबाह हो बड़े रहा है? सादा से अल्फाज में आपको कहूँगा, अल्लाह ताला ने सूद को हराम और बै को हलाल करार दिया। इसकी वजह क्या है? पानी एक जगह इकट्ठा होता है ना जी, वो गल सड़ जाता है, चलता पानी साफ होता है, ऐसा ही है ना जी। जब तक आपका पैसा बिजनेस के अंदर रोल नहीं करेगा, मईशत चलेगी नहीं। जब उसको आप बैंक में रखवा के सूद का, मैं सूद को इसलिए मजम्मत करूँगा कि सूद के निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। जब आपका पैसा चला गया और वहाँ पे स्टक हो गया बैंक के अंदर, तो सारी बात है वो मईशत का पहिया चल नहीं सकेगा। एक बंदे को तो फ़ायदा दे रहे हैं सूद के लिहाज से, तो आप ये कितनी ज़्यादती करें। आप यही जो सूद वाला जो काम करें, इसको इस्लामी लिहाज से चलाएँ, उसको रोज़गार में लेके आएँ, तो मैं ये समझूंगा उससे ज़्यादा बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर। और यहाँ आपको मिसालें मौजूद हैं जो सूद के बगैर जहाँ पे काम चल रहा है, और आप चलाएं वहाँ। आप देखें ना, आप अपने मुल्क को क्यों नुकसान दे रहे हैं। आपको पैसों को आपको इस तरह रोल करना चाहिए ताकि वो मईशत का पहिया चले, आपका रोज़गार आए, आप लोगों को रोज़गार मुहैया करें, उनके घर का चले, उसके अंदर क़ुव्वत ख़रीद पैदा हो, वो आपका माल बिकेगा। अब जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं सिस्टम को, सिस्टम कभी नहीं चलेगा। एक मैं आपको बड़ी सादा सी लफ्ज़ों में बात करूँ, इन सब के अपने बिजनेस मौजूद हैं, वो ठीक चल रहे हैं, पाकिस्तान इनसे ठीक नहीं चल रहा।
इसका मतलब है अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी छोटी सी बोटी के लिए पूरे बकरे को तबाह ना करें। और ये बकरा आपकी तबाह मेहरबानी है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, खा खा के फिर भी वैसा ही है। सर मेरा आखिरी सवाल, अगर ये ताजर दोस्त पॉलिसी जो आप कह रहे हैं कि इसको मुनसफाना किया जाए, आपके मुतालबात अगर नहीं पूरे होते तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? तंग आमद बजंग आमद, ज़ाहिर बात है। अगर आप हमें तंग करेंगे और हमसे ज़बरदस्ती देने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। जब हम चाहते हैं कि हम खुद देना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि 60 लाख जो हमारे वो हैं ताजर और टैक्स नेट में आए, तो हमें बिठाएं अपने साथ। मैंने आपको फिर पहले भी एक बात कहा था, हमें पता है कि आपकी मजबूरी IMF, तो क्या पता आप वो बातें IMF से ना मनवा सके जो हम मनवा सके, और जो आप हमसे ना मनवा सकें वो हम मान जाए। और हमारा ताजर हमारी बात मानेगा, हमारी आवाज़ को समझता है, हमारी बात को समझता है हमारा ताजर। आप हमें बिठाएं IMF के साथ, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे, हम बताएंगे उनको कि हमारे मसाइल ये हैं, वो अपने मसाइल बताएंगे, हम अपने लोगों को कहेंगे हाँ जी पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त है, ये चाहिए उसको दो यार, हम दे देंगे। IMF की तो जब भी बात की जाती है तो यही कहा जाता है IMF की तरफ से शराइत रखी गई हैं और IMF की शराइत की वजह से आवाम के ऊपर जो है वो मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। तो IMF का से कर्जा लेने का जो बोझ है वो हमेशा आवाम पर ही क्यों पड़ता है? इसलिए पड़ते हैं कि वो देना नहीं चाहते, वो अपने खुद तो साइड पे जाते हैं। उनकी जो उसकी क्लास है वो इन्होंने क्लासेस बना ली हैं। आपको पता है मिडिल क्लास तबका ये हमेशा जो दुनिया के अंदर आप ये समझ लें कि वो बैलेंस कायम रखता है। अब जो एक नया एक अजाब आ गया, अमीर तरीन और गरीब तरीन आने शुरू हो गया। आप ये समझें कि आप मुश्किल हो जाएगी आपके लिए और बहुत ज़्यादा हंगामा आराई शुरू हो जाएगी अगर आपने अब निज़ाम को म्याना रवि से ना चलाया, अपने से उतार के थोड़ा सा ना जो सना गोश्त जो ना वो आवाम के ऊपर डालें, अब तभी बेहतरी आएगी। मगर ना आवाम की हड्डियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आवाम खाने को दौड़ेगी फिर आपको छोड़ेगी नहीं। वो बिल्कुल ऐसे ही अब सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ जो है वो तब्दील होती जा रही है और वक्त वो आ चुका है कि अब भी अगर मुनसफाना किस्म की पॉलिसीज़ ना बनाई गई और आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो यकीनी तौर पर वो वक्त दूर नहीं कि ये आवाम सड़कों पर निकलेगी और ये आवाम आपसे सवाल करेगी कि जिस रिलीफ के दावे और वादे करके हुक्मरान इक़्तिदार के आवानों में आकर बैठते हैं, वो रिलीफ और वो सारी महंगाई कम करने के जो दावे और वादे हैं उनको कब पूरा किया जाएगा और कैसे पूरा किया जाएगा। आवाम की जानिब से हमेशा ये सवाल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रिकती, चाहे ताजर बरादरी हो चाहे अवाम हो, हर कोई हमें इस दौर में जो है वो परेशान नज़र आ रहा है। हुकूमती पॉलिसीज़ की अगर हम स्पेशली बात करें तो हुकूमती पॉलिसीज़ से हमें एक तरफ जहां अवाम परेशान नज़र आ रही है वहीं पर ताजर बरादरी भी परेशान नज़र आ रही है। पंजाब के नुमाइंदे शर्जील अबीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ताजरान के जो सदर थे उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सिंध की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रहे हैं आसिफ गुलफाम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से बेसिकली इनका ताल्लुक है और ताजर बरादरी की जो नुमाइंदगी है सिंध में वो ये करते हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी सिंध के हालात के हवाले से, सिंध में महंगाई के हवाले से और ओवरऑल भी उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले बजट में वो क्या समझते हैं कि किस किस्म का बजट आएगा, क्या आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं। सर सबसे पहले तो हम थोड़ी सी सूरत हाल जानना चाहते हैं सिंध की कि सिंध में इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है, क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं, क्या सिंध गवर्नमेंट की कोई अलग से पॉलिसी है या वफाक की जो पॉलिसी है उसी को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और किन मसाइल का सामना सिंध के अंदर ताजर बरादरी को करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि कराची शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर जो कि कराची है वो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है। इसके बावजूद कराची शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट जो है पिछले 16 साल से वहाँ मौजूद है, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है उनकी 0/0 है। आप यकीन जानिए सेफ सिटी के हवाले से ताजिर बरादरी खुद कैमरे लगा रही है, रोड सेवरेज तमाम वो सारे काम कर रही है जो कि सिंध हुकूमत के काम है। वाटर बोर्ड का मसला है वो काम नहीं कर रहा है, गैस बिजली कुछ नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स अदा कर रहा है और अब भी टैक्स देना चाहते हैं। ये जो ताजिर दोस्त स्कीम टैक्स का जो निज़ाम की बात कर चल रही है सिलसिला ये बात, हमने आज तक जो है वो इसी के ऊपर फोकस किया कि हम टैक्स अदा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो अवाम है इसको दूर किया जाए। हमने हमेशा हमारी ये हुकूमत को ये हमने बार बार कहा कि जब भी अगर कोई ऐसी पॉलिसी लाए तो ताजिरों की नुमाइंदी जो हकीकी लोग मौजूद हैं उनको लाए। ये ऐसे लोगों को, डमी लोगों को जो है वो सामने पेश करते हैं और लोगों को, आवाम तक जो है ताजिरों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम जो है ये बहुत बेहतर है। ये 1200 का जो लॉलीपॉप है
ये तो सिर्फ लालच दी जा रही है, असल तो ये जाल बिछाया जा रहा है ताजिरों को फंसाने के लिए। तो हम आज मरकज़ी तंजीम ताजरान जो कि आज इस्लामाबाद में यहाँ मीटिंग थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े मैसेज दिया है कि इसको हम मुसरत करते हैं और जब तक इसको सही नहीं किया जाएगा तो कोई भी ताजिर इस स्कीम में नहीं आएगा। अब मुल्तान से ख्वाजा सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं कि मुल्क में किस तरह की पॉलिसीज़ टैक्स के हवाले से होनी चाहिए जो ताजरों के लिए जो है वो बेहतर साबित हों, जिस माहौल में और जिन पॉलिसीज़ के तहत जो है वो ताजर बेहतर अंदाज में काम कर सकें। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो अभी रिसेंटली ताजर दोस्त पॉलिसी बनाई गई उस पर हमने आपके खदशात भी सुने, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। क्या समझते हैं किस किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हमारी ताजर बरदरी खुश भी होगी और आसानी से टैक्स नेट जोन में आने के लिए तैयार भी हो जाएगी और हमारी ताजर बरदरी के साथ साथ हमारी बिजनेस कम्युनिटी और हमारे मुल्क का बिजनेस जो है वो तरक्की करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि ये मैंने जैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जीएसटी की सूरत में हमारे ऊपर ये टैक्स नाफिज किए थे। उसके बाद उस वक्त भी हमने यही कहा था कि देखिए हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, हम टैक्स देना चाहते हैं, हम एज ए पाकिस्तानी कह रही हैं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। उस वक्त इन्होंने हमें कहा था कि देखिए जी आप हमें देते हैं 64 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान से छोटे ताजिर, तो हमें 20% हमने इंक्रीज़ करना है। हमने उस वक्त भी यही कहा था कि देखिए बासु ने आप 20% इंक्रीज़ ना करें, हम आपको 100% देते हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि हमें ये FBR से बचाया जाए। ये जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं, एक इंस्पेक्टर है जिसकी तनख्वाह 75-80 हज़ार रुपये होगी, उसके घर में जाकर देखें 2-2 कनाल की कोठियाँ हैं, 4-4 गाड़ी खड़ी हैं, वो कहाँ से आ गए? ये सारा रिश्वत का पैसा है, सारा हराम का पैसा है। हम ये चाहते हैं, आज भी 36 साल हो गए हम इसी बात में लड़ रहे हैं। कभी वैल्यू एडिड टैक्स है, कभी और टैक्सेस है, कभी और टैक्सेस है। अब ताजर दोस्त स्कीम आ गई। मैं ये समझता हूँ ये ताजर दोस्त स्कीम नहीं है, ये ताजर कश स्कीम है। ताजर कोई स्कीम है ये है ना। 1200 रुपया एक छाबड़ी वाले पे भी लगा दिया, एक पान की शॉप वाले पे भी लगा दिया, जो रेडीमेड सब्ज़ी बेच रहा है उसके ऊपर भी लगा दिया। और ये भी 1200 रुपये जो है ये एंड है। इन्होंने एक नोटिस देना है, उसको बुला लेना है, उसने कहना कि अच्छा जी 1200 रुपया भी हो ना, तो वो चलो कहे कि जी 100 रुपया महीना, चलो कोई बात नहीं हम दे दें, 1200 रुपया दे दूंगा, 1200 रुपया दे, कोई बात नहीं, जिसका ना भी बनता वो भी दे देगा। मगर ये 1200 नहीं होना, इन्होंने करना है ब्लैकमेल। इन्होंने करना है तेरे ऊपर तो बनता है 50,000 रुपया, तेरे ऊपर बनता है 40,000 रुपया। ये रिश्वत का एक और दरवाज़ा खुल गया। किसी से 5,000 लेंगे, किसी से 10,000 लेंगे, किसी से 8,000 लेंगे, और ये 1200 रुपया भी गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाना। सर, बजट भी पेश होने जा रहा है, थोड़ा सा बजट के हवाले से बात करेंगे। बजट से बतौर ताजर आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि कोई बेहतरी ताजर बरादरी के लिए आएगी? आवाम की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी हम जानना चाह रहे हैं कि ताजर बरादरी को कोई उम्मीद है कि बजट में उनको कोई रिलीफ, कोई उनके हक़ की बात भी होगी? ये बेबी रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब ये मैंने जैसे पहले कहा कि बैठकर बातचीत करेंगे। बात ये है, तरीक़ाकार का फ़र्क है। टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं है। हम कहते हैं टैक्स लो, ऐसे ना लो, ऐसे ले लो। सिर्फ टैक्स तरीक़ाकार का फ़र्क है, ये वो मानते नहीं। अब देखें ना, बजट आ रहा है, 5 जून को बजट है, आज 29 मई हो गई, 6 दिन रह गए। पूरे पाकिस्तान से किसी भी छोटे ताजर को नहीं बुलाया गया। जब ये बुलाएंगे ही नहीं, पॉलिसी IMF के कहने पर बनाएंगे या वर्ल्ड बैंक के कहने पर बनाएंगे, इनके तो हाथ में है ही कुछ नहीं। वो पीछे से आ जाते हैं बने हुए सारे, वो इनको दे देते हैं। वज़ीर ख़जाना साहब असम्बली में खड़े होकर पढ़ देते हैं। वज़ीर ख़जाना को खुद नहीं पता होता कि इसके अंदर है क्या। वो फिर वो गोरख धंधा चलता है, हमने ये दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने ये दे दिया, होता कुछ नहीं है। सारा झूठ का एक फलंदा होता है जो पेश कर दिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी असम्बली में बैठे होते हैं, न उनको पता होता है कि इन्होंने क्या कहना है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। वो बैठे हुए तालियां बजा रहे होते हैं, मुबारक मुबारक करके बाहर निकल आते हैं। 2-4 दिन बाद पता चलता है अवाम के ऊपर वो बोझ डल गया, वो बोझ डल गया, वो बोझ डल गया। हमारे साथ शेख हबीब साहब मौजूद हैं, सिंध की नुमाइंदगी ये भी कर रहे हैं, ताजर बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। इनसे भी बात करेंगे कि ये अपने सूबे के क्या हालात देख रहे हैं।
अपने सूबे में ताजर बरादरी के क्या हालात देख रहे हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इनसे हम ज़्यादातर बात करेंगे स्पेसिफिकली महंगाई के हवाले से कि ये जो बढ़ती महंगाई है जिसकी हुकूमत दावे करती है, वादे करती है कि रिलीफ आ रहा है, एक घुमा फिरा रहे हैं, एक चक्रव्यूह बनाया हुआ है, पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाती है तो गैस की कीमत बढ़ जाती है, आटे की कीमत में कमी आती है तो बिजली की कीमत बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। माजी में हमने देखा कि पेट्रोल 30-35 रुपये महंगा हुआ, लेकिन जब सस्ता होने का टाइम आता है तो 5 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये पेट्रोल सस्ता होता है। इसी तरह हर चीज़ की कीमत की अगर हम बात करें, कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, नो डाउट हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने एटलीस्ट ये कोशिश की कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी की जाए जिसमें आटा है। अब आटे के पीछे भी वजूहात आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि गंदम हमारी सड़कों पर पड़ी हुई है, कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, इतनी अच्छी फसल हुई गंदम की लेकिन उसके बावजूद आवाम तक उसका रिलीफ नहीं पहुंचा। अल्टीमेटली उसका नुकसान हमारी किसान बरादरी को हुआ, हमारे किसानों को हुआ जिन्होंने पूरा साल इस फसल की आने वाली इनकम पर गुजारना है, जिनके बच्चों ने उस फसल की आने वाली इनकम से पढ़ना था। अब वो सड़कों पर अपनी गंदम दे रख कर इस बात के मुंतज़िर हैं कि कोई उनसे एटलीस्ट 2200 रुपया मन खरीद ले, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। अब क्या समझते हैं किस तरफ ये मुल्की हालात जा रहे हैं, किस तरफ हमारी ताजर बरादरी के हालात जा रहे हैं, किस तरफ हमारे किसानों के हालात जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख हबीब है, मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर लाइंस का भी चेयरमैन हूँ और मैं कराची सिंध ताजरी इत्तेहाद का भी चेयरमैन हूँ। कराची की मुख्तलिफ मार्केट और सिंध के मार्केट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। मैम बात आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं और मैं समझता हूँ कि अभी आपने जैसे कहा कि गंदम के हवाले से ना, तो हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर कि जब भी कोई इश्यूज़ आते हैं, आप ये देखेंगे गंदम इंपोर्ट की गई, कितनी तादाद में की गई, कोई क्वांटिटी साइन नहीं है, इसको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये महंगाई किसने थी, इसके पीछे किसका हाथ था, ये 200 अरब रुपए जो है ये जो ज़ाया हुए हैं ये कहाँ जाएंगे। इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो किसान, पाकिस्तान का जो किसान है वो इस वक्त रुल गया है। आप अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने 2200 रुपये मंगा के और 4200 रुपये 4300 रुपये बेची। वो जो रिश्वत के दरवाजे खोले गए वो किसके लिए खोले गए? और सबसे बड़ी बात है कि वो गंदम 45% गंदम जो है वो कीड़े लगी हुई थी और ख़त्म गंदम थी वो। तो अफसोस कि गंदम पहले हमारे यहाँ पोर्ट पे आके लग गई और बाद में जो उसकी मंजूरी ली जा रही है। तो हमारी बदकिस्मती इस मुल्क की कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, वो हुक्मरान आते हैं, जो भी आते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का काम करते हैं कि उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान की 29 करोड़ आवाम का कोई मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें कि 20 अरब डॉलर की जो है खाली हमारी जो गंदम है ना उससे एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा 3 अरब डॉलर की जो हमारी कपास होती है। तो आप अंदाज़ा करें 23 अरब, ये 30 अरब के बजट की बात करते हैं, 23 अरब रुपए के खाली हम इसको ख़राब करके बैठे में। अब मुझे बताइए वो काश्तकार लगाएगा कहाँ से जब आपने उसको उलझा दिया, उसकी गंदम कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, फसल आगे तैयार, उसको वहाँ से हटेगी तो वो दूसरी फसल की तरफ जाएगा। तो जब ये कपास नहीं लगाएगा, वो ये चावल नहीं लगाएगा, तो ये दूसरी चीज़ें नहीं लगाएगा, तो कैसे इस मुल्क को तरक्की होगी? तो मैं ही समझता हूँ 23 अरब रुपए का मजीद ये नुकसान करने जा रहे हैं। सर, ना हमारी ज़राअत में तरक्की हो रही है, ना हमारे बिजनेस में तरक्की हो रही है, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है, ना हमारे हेल्थ सेक्टर में कोई बेहतरियाँ आ रही है, ना आवाम को रिलीफ मिल रहा है, ना पेट्रोल की कीमतों में कोई खातर ख्वाह बड़ी कमी नज़र आ रही है, ना रोटी कपड़ा मकान का दावा हम पूरा कर सके हैं, ना हम गुर्बत के लकीर से लोगों को ऊपर लेकर जा सके हैं। अब मौजूदा बजट आ रहा है, ऑलरेडी 11 करोड़ अवाम पाकिस्तान की गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। आप समझते हैं कि जो आइंदा बजट है, ये जो बाकी 23-24 करोड़ अवाम है वो भी इस सतह से नीचे जाएगी, या कुछ आपको बेहतरी लग रही है कि शायद कोई बेहतरी आए? बात ये कि एक तो हमारे आदाद शुमार जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो 29 करोड़ से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। ये मरदमशुमारी के नाम पे ड्रामा करते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि मेरा ताल्लुक़ कराची से है। कराची में 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, जिसे हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, और सिंध का दारुल खिलाफा है। अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 72% रेवेन्यू वो वफाक को अदा करता है और 90% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को भी अदा करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे आप जाके देखें मैकेनिज़्म, अगर आप देखेंगे कराची का
आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर आप KL की तरफ जाते हैं तो हम मुसलसल उसको कंडम करते आ रहे हैं। आप 12-12 घंटे और 14-14 घंटे और 8-8 घंटे लाइट नहीं है इस वक्त हमारी, तो हम खड़े कहाँ हैं। तो मैं ये समझता हूँ मैम आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल, हमारे यहाँ सियासतदान जो आते हैं, अभी देखे ना मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी जमात है, पाकिस्तान की ताजिरों की नुमाइंदगी करती है, वो चारों सूबों में नुमाइंदगी करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हुकूमत मौजूदा आई है उनको चाहिए था कि जब FBR में कोई मामलात अगर ये पॉलिसी बनाने जा रहे थे ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से, तो ताजिर दोस्त स्कीम का मतलब तो ये था कि उन्हें चाहिए था कि उन स्टेक होल्डरों को लेके बैठना, चेयरमैन FBR को चाहिए था या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, ये मैं तो कहूँगा सदर पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए कि जो टैक्स नेट की बात कर रहे हैं 1200 रुपये की, ये 1200 कहते हैं, हम इन्हें 2400 दिलवाने के लिए तैयार हैं, हम इन्हें 4800 दिलवाने के लिए तैयार हैं, इन्हें 8000 रुपये दिलवाने के 10,000 रुपये फ़ी दुकान दिलाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई मैकेनिज़्म ये तो बता दें कि जो हमारा पैसा है ये सही जगह यूटिलाइज़ हो जाएगा, ये इस कौम पे खर्च हो जाएगा, इन चारों सूबों में ये पैसे खर्च हो जाएंगे, या यही पैसा यहाँ से उठ के और जो है वो IMF के हवाला, उसके अलावा जो है वो कोई जाके आइलैंड ख़रीद लेगा, कोई जाके लंदन में जायदादें ख़रीद लेगा, कोई दुबई में महल बना लेगा। तो ये भी देखें ना 1100 अरब रुपए का भी आपके सामने कर चाहें, कोई पूछने वाला है इस मुल्क में, सिर्फ गरीब को दबाने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ गरीब आदमी तो पहले ही पिसा हुआ है। IMF भी ये बात कह रहा है कि भाई गरीब के ऊपर सब्सिडी के मामला करें, उनके ऊपर हल्का हाथ रखें, लेकिन ये जानबूझ के हुक्मरान जो है ना वो अपनी बड़ी चोरियों को छुपाने के लिए छोटे लोगों को उभारते हैं। तो जब तक आप टेबल पे नहीं आएंगे, जब तक कोई टेबल टॉक नहीं करेंगे, इस मुल्क के निज़ाम इसका निज़ाम नहीं बदल सकता और ये सारी चीज़ें नहीं बदल सकती। या मैं आपको ये बताऊं कि अगर आने वाले बजट में मज़ीद टैक्सेस लगाए जाते हैं तो पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर अब तक की बात करें तो अब तक पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की शरह है वो 39.5% जो है वो बताई जा रही है। बलूचिस्तान में अगर बात की जाए तो 70% गुर्बत की शरह, इसी तरह KPK में 48%, सिंध के अंदर जो है वो इस वक्त 45% गुर्बत की शरह रिकॉर्ड की गई है। अलबत्ता पंजाब के अंदर ये शरह जो है वो 30% रिकॉर्ड की गई है। दही इलाकों में 51% और शहरी इलाकों में इस वक्त 17% जो है वो गुर्बत की शरह बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजरों को जिस तरह से आए रोज़ नए टैक्सेस लगाकर, नए हीले बहानों से, नई पॉलिसीज़ लाकर, नए अल्फाज के गोरख धंधों में फंसाकर जिस तरह के टैक्सेस जो हैं वो ताजरों के ऊपर आयद करने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनी तौर पर जहां पर ताजर बरादरी को मुतासिर कर रही है वहीं पर मुल्क की मईशत के ऊपर बुरी तरह से असर डालेगी, क्योंकि ताजर बरादरी जो है वो इस वक्त इस टैक्स को अदा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो ताजर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई है और जिसे कहा जा रहा है कि ये ताजर दोस्त स्कीम है, ये ताजर दोस्त नहीं बल्कि ताजर कुश स्कीम है और इस स्कीम को किसी तौर भी मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बजट जो है वो पेश होने वाला है। हुकूमत की जानिब से हमेशा की तरह जो है वो ये दावे किए जा रहे हैं और वादे भी किए जा रहे हैं कि महंगाई में कमी लाई जाएगी, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसान परेशान है, पाकिस्तान में ताजर परेशान है, पाकिस्तान में आम आवाम परेशान है, पाकिस्तान में हेल्थ की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तालीम का बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है, पीने के लिए बहुत सारे इलाकों के अंदर, इवन इस्लामाबाद के अंदर भी अगर हम बात करें तो पीने के लिए साफ़ पानी तक मैसर नहीं है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सिर्फ अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स का इतना बुरा हाल है। अगर हम सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल की ही बात करें जो कि वफाक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है तो उसकी हालत भी हालत ज़ार है। पोली क्लिनिक की बात करें तो उसकी हालत देखकर भी अफसोस होता है। मुल्क में सारे निज़ाम दरम भरम हो चुके हैं। अल्फाज के गोरख धंधे में अवाम को भी फंसाया जा रहा है, ताजर बरादरी को भी फंसाया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाला बजट अवाम के ऊपर महंगाई का कौन सा बम गिराएगा, ताजर बरादरी के लिए मजीद क्या मुश्किलात खड़ी करेगा और ताजर बरादरी के पास अब अगला क्या लाए अमल होगा। ताजर बरादरी की जानिब से यह इंदिया दिया गया है कि अगर इस जो ताजर दोस्त स्कीम लाई गई है इसको मुनसफाना ना किया गया तो पहिया जाम हड़ताल भी हो सकती है। अगर खुदा न खासा ताजर बरादरी की जानिब से पहिया जाम हड़ताल की जाती है तो मुल्क की मईशत मजीद बुरी तरह से मुतासर होगी। वहीं दूसरी जानिब किसान गंदम सामने रख के सड़कों पर रख के हमें रोते बिलकते नजर आ रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उनके सारे घर का निज़ाम इसी गंदम के बिकने से चलना था, जो कि आज 2200 रुपये मन खरीदने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अवाम अपनी जगह परेशान है। बिजली के टैक्सेस के हर रोज़ बिजली की बढ़ती कीमतें अवाम के लिए एक दर्द सर बन चुकी हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन बिजली का बिल पे करना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन बिजली का आपने बिल पे करना है।
चाय पीने के लिए शायद पैसे नहीं है, लेकिन बिजली का बिल आपने पे करना है। बिजली आई है या नहीं आई, बिजली का बिल आपने पे करना है, और वो भी बहुत सारे टैक्सेस के साथ। ऐसे ऐसे टैक्सेस जो है वो बिजली के बिल में आयद किए गए हैं जिनको हम देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि इस नाम के भी कोई टैक्सेस हैं। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। यकीनी तौर पर हुकूमत को इस वक्त होश के नाखून लेने होंगे। अब भी अगर हुकूमत ना संभली, अब भी अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए, और अब भी अगर हुकूमत ने अवाम को और ताजर बरादरी को रिलीफ ना दिया, तो यकीनी तौर पर मुल्क वाकई एक नाजुक सूरत हाल पर आकर खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।